फेसबुक पे आपका किसी ने वीडियो डाल दिया, उसको गंदा बना दिया और वायरल हो रहा है वो वीडियो। अब अगर ये पुलिस के पास केस गया तो फेसबुक का सर्वर यूएस में है और जब तक वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं तब तक आप केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि सब लोग इसके शिकार होंगे। सारे लोग। नेटफ्लिक्स में जो मूवी आई थी जामतारा, हाँ। तो जामतारा के टाइटल में ये था कि सबका नंबर आएगा। नहीं, एक आम आदमी जब थाने में जाता है केस लेकर के तो उसकी वो क्यों नहीं सॉल्व हो पाता? पुलिस में जब भर्ती होती है तो ये बात सोच के नहीं होती कि इसको साइबर क्राइम के केसेस मिलेंगे। किसी का फोकस इस बात पे है ही नहीं कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में हम ट्रेनिंग दें इनको। आप कह रहे हैं वो इंटरनेशनल बैठा हुआ है, उसके लॉ अलग हैं, वो उसका लाभ ले रहा है। हाँ बिल्कुल, यहीं के अपराधी हैं जो साइबर क्राइम करके दूसरे विदेशों में चले जा रहे हैं। वो कहाँ आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं। जिस पुलिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उस पुलिस का रिक्रूटमेंट इस बात के लिए नहीं हुआ है। हाँ, वो रंगरूट कहे जाते हैं, उनका हाँ, तो काम है डंडा उनका बजाने का है। रिक्रूटमेंट इस चीज़ के लिए किया ही नहीं गया। 10 दिन का 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन में तो वही कंप्यूटर की ठीक से स्पेलिंग नहीं जान पाता कि कंप्यूटर होता क्या है। ये पिन कार्ड फ्रॉड क्या होता है, आधार कार्ड फ्रॉड क्या होता है, आपके ही आधार कार्ड पे पता नहीं कितने लोगों ने फ़ोन नंबर लिए हुए हैं। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। अब एक कॉल आएगा, आपने कुरियर भेजा था, उसमें ड्रग्स मिला हुआ है और आपकी जांच चल रही है और आपको अरेस्ट किया जाता है। करोड़ों रुपया लोग गंवा चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया की कोई एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। आपका बेटा है, मान लीजिए आपको फ़ोन आएगा कि आपका बेटा में यहाँ पकड़ा गया है और हमने उसको पकड़ लिया है। वो आपको फ़ोन करेगा, भाई आपका बच्चा जो है रेप किया है, अगर आप बचना चाहते हैं तो तुरंत सेटल कर लिए वरना ये चला जाएगा। लोग सोचते हैं यार बेटा जवान है, हो सकता है रेप किया हो। बहुत से हज़ारों लोग पैसा दे रहे हैं इसमें और ये रेप के नाम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है कि आपका बच्चा फंस गया, आपकी बेटी फंस गई है। कि पुलिसिया महकमा तो फेल है इस मामले में। फिर दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और आईटी सेक्टर बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लोग हाईटेक हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जेब कटनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये हाईटेक होते हुए लोग कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से समाज पे अभिश्राप भी बनते जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, ये सारे लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इनको रोक पाए और टोक पाए। आज हमारे साथ भारत के एक ऐसे पहले साइबर सुपर कॉप हैं जो काफ़ी चर्चे में थे कुछ दिन पहले, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके के बड़े केस सुलझाए हैं। इनका नाम है त्रिवेणी सिंह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनके ऊपर साइबर सिंघम नाम से एक मूवी भी बनी है। और इन्होंने आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके बीआरएस लिया, इसलिए कि वो साइबर क्राइम में कुछ करना चाहते थे। तो करना क्या चाहते थे? ये साइबर क्राइम के रिसर्च फाउंडेशन के मेंटर चीफ हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इसमें लोगों को तैयार करना चाहते हैं। और यही वजह है कि द 420 नाम के वेबसाइट चलाते हैं जिस पे 8000 से ज़्यादा केस स्टडी है। यानी कि 8000 से ज़्यादा तरीके के साइबर क्राइम के जो तरीके होते हैं उस पर लिखी हुई आर्टिकल है। हम उनसे सीधे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और ये जानेंगे कि आने वाले वक्त में ये साइबर क्राइम जो है वो कहाँ जाके रुकेगा। क्या ये एक आतंकवाद का रूप ले चुका है? क्या ये सही है कि आने वाले वक्त में कोई नहीं इससे बचने वाला है? अगर ऐसा है तो फिर इससे कैसे निपटा जा सकता है? सर बहुत बहुत धन्यवाद ये वक्त देने के लिए। मैं जो कह रहा था सही है क्या? बिल्कुल ऐसा है कि सब लोग इसके शिकार होंगे। सारे लोग। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स में जो मूवी आई थी जामतारा, हाँ। तो जामतारा के टाइटल में ये था कि सबका नंबर आएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा ही हालात रहा तो ये सबका नंबर आएगा अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो। एक मज़ेदार किस्सा सुना था मैंने कि आप उत्तर प्रदेश साइबर सेल के एसपी थे, आप पीएचक्यू में बैठते थे और आपके घर में ही साइबर क्राइम वालों ने सेंध लगा दिया किसी रिश्तेदार के घर में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे भाई साहब डिस्ट्रिक्ट जज थे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज थे भाई साहब? डिस्ट्रिक्ट जज थे और उनको हाई कोर्ट के किसी जस्टिस का फ़ोन आया। हाँ। उन्हीं के नंबर से आया। हाँ। उनको यकीन हो गया कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और वो उन्होंने इमरजेंसी दिखाया कि हम एयरपोर्ट पे इस समय फंसे हुए हैं और हमारी बेटी की ज़रूरत है, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, हम आके दे देंगे। तो वो शिकार हो गए। उन्होंने 2 लाख रुपया, उन्होंने कहा हाई कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, बाकायदे अपना नाम बता रहे हैं, और उन्होंने पैसा दे दिया। वो बदमाश करते क्या हैं कि वेबसाइट पे जाते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम नंबर नोट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज का नाम नंबर नोट करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं सीधे कि मैं ये जस्टिस बोल रहा हूँ, क्यों तुम्हें पहचाना नहीं, हमारी आवाज़ भी नहीं जानते हो, और इस झांसे का शिकार बना देते हैं। तो ये उनके साथ भी हुआ था। मतलब एक आईपीएस जिसके रिश्तेदार डिस्ट्रिक्ट जज थे और साइबर क्रिमिनलों ने आईपीएस को भी चूना लगाया और डिस्ट्रिक्ट जज को भी चूना लगाया, मतलब वो सज़ा सुनाते थे।
ये देखने के बाद घर का परिवार का माहौल कैसा था? क्या कुछ मीम्स बने आप लोगों पे? हमने कहा भैया मैं इस पे काम करता रहता हूँ और रोज़ ही ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं किस तरह से शिकार लोग हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुने होते तो शायद बच जाते। अच्छा, उन्होंने आपका वीडियो नहीं देखा? चूँकि आप ध्यान से हमारी बातें नहीं सुनते हैं, सोते हैं त्रिवेणी ऐसे ही बोल रहा है, तो देखिए आप शिकार हो गए। और मैं बताऊँ, मैं अपने भाई साहब की नहीं, मैं जो ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें PCS अफसर, PPS अफसर और ये ढेर सारे जो प्रोविंशियल सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो मैं वहाँ पढ़ाने जाता हूँ। तो हुआ एक बार कि मैं पढ़ा के निकला और पढ़ा के निकलने के 3 दिन बाद फ़ोन आया एक डिप्टी कलेक्टर का कि सर मैं भी साइबर क्राइम का शिकार हो गया। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से जिस दिन मैं पढ़ा रहा था तुम सो रहे होगे, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी होगी। काश कि अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुन ली होती तो बच गए होते तुम। आपको हंसी तो बहुत आती होगी इन चीज़ों पे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आपने VRS लिया है। लोगों की तमन्ना होती है कि वो IAS बने, IPS बने। आप IPS थे, PHQ में बैठते थे, लखनऊ में पावरफुल जगह पे थे, आपके साथ एक कुनबा चलता था। उसके बाद भी आपने VRS क्यों ले दिया? देखिए मैं बताऊं, गवर्नमेंट में काम करने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान ये है कि आप जिस स्पीड से सोचते हैं उस स्पीड से आप गवर्नमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। मैं साइबर क्राइम में काफ़ी कुछ करना चाहता था और मैं देश के स्तर पर नहीं, प्रदेश के स्तर पर नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी सोच ये थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि साइबर क्राइम पर लगाम लगे। साइबर क्राइम, कोई भी साइबर क्राइम, वो केवल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है, केवल देश का मसला नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कोलैबोरेशन होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एजेंसी एक साथ मिल के काम करेंगी तभी ये क्राइम कम होने वाला है। क्योंकि आपका, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि फेसबुक पे आपका किसी ने वीडियो डाल दिया और उस वीडियो को मार्फ कर दिया, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करके उसको गंदा बना दिया और आपकी इज्जत जा रही है, वायरल हो रहा है वो वीडियो। अब अगर ये पुलिस के पास केस गया तो हम फेसबुक से अगर बात करेंगे तो फेसबुक का सर्वर US में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले US फेसबुक को लेटर लिखें, वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। हमारे भारत और US के बीच में क्या इस तरह की संधि है, इस तरह की ट्रीटी है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए? बिल्कुल सही बात। क्या हमारी बात कोई सुनने वाला है? और जब तक वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं तब तक आप केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। घटना छोटी सी है, किसी ने हमारी एक वीडियो, सिंथेटिक वीडियो बना करके वायरल की और इसके इन्वेस्टिगेशन में देखिए पुलिस केस रजिस्टर करती है। जो पुलिस केस रजिस्टर करेगी उसको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आखिर इससे संबंधित हम डेटा मंगाएं और डेटा कौन सा डेटा मंगाएं और किस तरह का लेटर लिखें, और क्या ये लेटर मैं थाने से सीधे भेज दूं या थाने से DGP साहब के माध्यम से, स्टेट के होम सेक्रेटरी के माध्यम से, CBI के इंटरपोल का जो विंग है उसके माध्यम से अमेरिका के इंटरपोल को जाएगा, वहाँ से जाएगा। ये अगर आपको ना प्रोसेस पता है ना टेक्नोलॉजी पता है तो आप उसी में उलझ के रह जाते हैं और ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर साइबर क्राइम इंटर स्टेट तो मिनिमम होता है, अंतर्राज्यीय तो हर केस अंतर्राज्यीय होता है और 90% केसेस तो इंटरनेशनल नेचर के हैं। इसलिए इसमें प्रयास अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं तो मेरा मानना है कि वो प्रयास पूरा नहीं होगा और साइबर अपराध पे लगाम नहीं लगेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का टास्क फोर्स बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के ट्रीटी साइन हो, पूरे देश मिल करके एक साथ काम करें, तब तो इन अपराधियों से आप मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर में हुआ, भाई साहब का वो जज थे, केस हुआ और आप लोगों ने उसको फाइंड आउट भी कर लिया, उसको पकड़ भी लिया, पैसे भी रिकवर कर लिए, 4 डंडा बजाए भी, नहीं एक आम आदमी जब थाने में जाता है केस लेकर के तो उसकी वो क्यों नहीं सॉल्व हो पाता? उस बेचारे की चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती? क्या इसके पीछे महकमे में कोई ऐसी दिक्कत है, ये लोग नहीं है, क्या दिक्कत है? देखिए ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है एक लाइन का नहीं है। कोई भी साइबर क्राइम जो है ना, ये अगर इसके नेचर को ध्यान से देखें तो ये तकनीकी प्रवृत्ति का है, टेक्निकल है। ठीक है। तो टेक्निकल में आपको पूरी टेक्नोलॉजी जाननी पड़ेगी कि ये क्राइम होता कैसे है, जिसके लिए पुलिस को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, या हम ये कहें कि पुलिस में जब भर्ती होती है तो ये बात सोच के नहीं होती कि इसको साइबर क्राइम के केसेस मिलेंगे, तो वही दौड़, वही पिस्टल, वही हॉर्स राइडिंग, वही फिजिकल पे ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम हमारा 99% टाइम हमारे फिजिकल पे जाता है कि हम फिजिकली फिट रहें,
हम गन चलाने में मास्टर हों, राइफल शूटिंग में हों, हॉर्स राइडिंग में हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। किसी का फोकस इस बात पे है ही नहीं कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में हम ट्रेनिंग दें इनको। साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग आप 2 दिन 4 दिन में नहीं दे सकते, कि पूरा वो एक कंप्लीट साइंस है। कंप्यूटर फॉरेंसिक एक साइंस है जिसमें 5-5 साल के कोर्सेज हैं। साइबर सिक्योरिटी ऐसा साइंस है जो 15 साल से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी साइबर सिक्योरिटी को नहीं ठीक से समझते हैं। तो और कानून, जो आपको कानून जानना है और दुनिया के कानून जानने हैं, सिर्फ आपको अपने भारत के कानून जानने से काम चलने वाला नहीं है। आपको ये भी जानना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं उसके सर्वर जो है दूसरे देशों में रहते हैं, तो उस दूसरे देश का कानून भी जानना है। ये भी जानना है कि हमारे किस तरह से उसके संबंध है। हमको ये भी जानना है कि हैकर किस तरह से काम करता है, कौन से टूल यूज़ करता है, और हैकर्स टूल अगर क्राइम कर दिया तो उस डेटा को हम कैसे लें, उसकी एनालिसिस कैसे करें, हम कोर्ट में कैसे रखें, ताकि बाद में कोई वकील चैलेंज ना कर दे कि जो आपने किया वो सब बकवास है। इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जो आपने किया है वो सही है, जो डेटा आप दिखा रहे हैं वो टेम्पर डेटा नहीं है। तो ये दुनिया भर के सवाल हैं। इसमें तभी हम सफल हो पाएंगे जब पुलिस का एक अलग से विंग बनाए, उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाए, 2 साल 4 साल उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाए कि साइबर क्राइम ये है, उसके टूल्स ये हैं, टेक्नोलॉजी ये है, लॉ ये है, फॉरेंसिक ये है। दुनिया भर के जितने रेगुलेटरी एजेंसी हैं, चाहे आरबीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे हमारा आईआरडीए हो, ये सारी संस्थाएं किस तरह के डायरेक्शन इशू करती हैं, चाहे बैंक हो, उसके किस तरह के डायरेक्शन इशू होती है, ये सारा अध्ययन करने के बाद ही आप सही तरीके से आप विवेचना कर पाएंगे। और यही कारण है कि हमारे पुलिस बल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। और ये एक चीज़ और है कि इसमें लगातार रोज़ आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। हर पुलिस वाला अगर रोज़ नहीं पढ़ेगा, अपने को अपडेट नहीं करेगा, तो वो तीसरे दिन पुराना हो जाएगा। हाँ, आप समझिए, टेक्नोलॉजी बदल अगर रही है बहुत तेजी से। ये भी है कि अगर आज शाम को अगर आपने अपने को अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है दूसरे दिन आप बेकार हैं, कुछ क्योंकि नया आ साइबर क्रिमिनल्स रोज नए नए टूल्स यूज करके क्राइम करेगा। और आप जब वो नया क्राइम कर देता है, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि अरे ये कैसे उसने क्राइम किया होगा। तो बाहर से आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट आके बाहर का आदमी बताता है नहीं, देखिए तो ये क्राइम ऐसे हुआ। एक मजेदार बात तो ये भी ना कि बाहर का एक्सपर्ट आगे कर ही क्या लेगा, उसने पकड़ लिया मान लीजिए। आप कह रहे हैं वो इंटरनेशनल बैठा हुआ है, उसके लॉ अलग हैं, वो उसका लाभ ले रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप कितने यहीं के अपराधी हैं जो साइबर क्राइम करके दूसरे विदेशों में चले जा रहे हैं, वो कहाँ आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और कोई ऐसा कानून अपने पास नहीं है। नहीं, कानून है, लेकिन कानून इतना पेचीदा कानून है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कानून बना है कि हम एक ट्रीटी होगी, उस ट्रीटी में ये प्राविधान होगा, हम सूचना मांगेंगे, सूचना ऐसे जाएगा वैसे आएगा। तो अगर अपराध होता है तो हमको तो 10 मिनट में और आधे घंटे में सूचना चाहिए। अगर साइबर क्राइम पे लगाम लगानी है, किसी का पैसा अगर गया है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगर 5-10 मिनट, अगर 20-25 मिनट अगर वेट कर ले तो गया पैसा आपका, निकल गया। तो कहाँ से कहाँ चला तो गया? 25 मिनट में ही हमको सारी रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ। और तभी आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। और हमारी सूचनाएं जो प्रॉपर चैनल आती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं, और महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, और इसीलिए हम उसमें फेल हो रहे हैं। वो कहाँ मिलेगा फिर, तो मिल ही नहीं। अच्छा, आपने कोई द 420 नाम की वेबसाइट है वो, और उस पर 8000 मैं सुनता हूँ कि अलग अलग तरह की आपने स्टोरी डाली, तो क्या ये 8000 तरह के क्राइम हैं या केस स्टडी हैं? देखिए 420 the420.in वो एक तरह का न्यूज़ पोर्टल है। वो मैंने इसलिए शुरू किया था उसको कि साइबर क्राइम से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, लोग जाने कि बदमाश कैसे क्राइम कर रहा है। उसमें सिर्फ हम यही नहीं देते हैं कि कैसे बदमाश ने क्राइम किया, रियल केसेज होते हैं, रोज़ जो घटनाएं घटती हैं उसी पे हम लोग नीचे भी लिखते हैं कि इसको बचने के क्या तरीके हैं। तो केस लिखते हैं, पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की, और तीसरा हम ये लिखते हैं कि ऐसे अपराध से कैसे बचें। करीब 8000 तरह के नए नए अपराध का मैंने उस पर ब्यौरा दिया है, रियल केसेस दिए हैं। 8000 से ज़्यादा तरह के क्राइम उस पर पब्लिश हुए हैं। अगर कोई आदमी 420 गूगल पे लिखे और 420 पोर्टल पे जा करके वो इस तरह की केस स्टडी पढ़े, तो मेरा मानना है कि 100% उसका बचाव हो जाएगा। उसको कोई भी साइबर अपराधी उसको छू नहीं सकता, बशर्ते कि वो ठीक से पढ़े। क्योंकि हम जैसे क्राइम आता है उसको तुरंत हम लोग पब्लिश करते हैं कि देखो नए तरीके का एक साइबर क्राइम आ गया है, इससे बचने के ये उपाय हैं। 8000 तरह के साइबर क्राइम, मुझे लगता है कि इसको
8,000 तरह के साइबर क्राइम को आए हुए 8,000 दिन नहीं हुए होंगे, तो कितना तेजी से, मतलब एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 तरह के क्राइम्स हो रहे होंगे तभी तो। बिल्कुल। देखिए, साइबर क्राइम में केवल टेक्नोलॉजी और टूल्स का ही इस्तेमाल नहीं होता, सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स भी तो है। एक से एक स्मार्ट लड़के हैं, वैसे आपसे बात करेंगे कि लगेगा कि वो बैंक से बोल रहे हैं। हाँ। वैसे बात करेगा जैसे लगेगा अरे ये तो वाकई ये कोई कस्टमर केयर सेंटर का लड़का बोल रहा है, और हकीकत ये है कि वो कॉल सेंटर बनाकर, फर्जी कॉल सेंटर बना करके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आपका पूरा डेटा उनके पास पड़ा हुआ है और आपको कॉल करते हैं। आपकी पूरी जन्म कुंडली उनके पास पड़ी हुई है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी पढ़ाई क्या हुई है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कितनी तनख्वाह है, आपका नेक्स्ट प्रमोशन कब होना है, पूरा डेटा उनके पास पड़ा रहता है। और उसी डेटा से खेल करके उसका ब्लैक मार्केट है। अब जाइए, इस तरह का अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड क्या कहेंगे, एक इलीगल डेटा मार्केट है। और आप जाइए, आपका थोड़ा बहुत कनेक्ट है तो आप जिस तरह का डेटा चाहिए आपको डेटा मिल जाएगा। डार्क वेब है, डार्क वेब पे जाते हैं और डार्क वेब से सारा पैसा थोड़ा सा दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा डार्क वेब पे। डार्क वेब पे आपको वेपन्स के स्मगलर मिल जाएंगे, आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफर मिल जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पूरा डेटा मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का नाम दीजिए, कि चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या बैंकिंग कंपनी हो, उसका पूरा डेटा डार्क वेब पे मिल जाता है। इन लोगों को ये डेटा कहाँ से मिलता है, इन ये डेटा हैकर्स जो हैं हैक कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को हैक करके सारा डेटा बेच देते हैं, और जो खरीदता है उसको डार्क वेब पे डाल देता है, और डार्क वेब से आप खरीद लीजिए और आप उसका यूज़ करिए, मिसयूज़ करिए। तो ये अपराधी एक तरह का वो अपराधी है जो हैक कर रहा है और सारा डेटा वहाँ से ले करके किसी को बेच रहा है। दूसरा अपराधी वो हुआ जो जा करके डार्क वेब पे इस डेटा को रख रहा है, डेटा को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद डार्क वेब पे। तीसरा अपराधी हो गया वो हुआ जो वहाँ से खरीद करके मिसयूज़ कर रहा है, कॉल सेंटर बना करके वही डेटा पे खेल कर रहा है और करोड़ों लोगों को चुंडा लगा रहा है। तो ये पूरी चेन चल रही है। मतलब एक तरह का ये आतंकवाद है। हाँ बिल्कुल, साइबर टेररिज्म। आपने देखा होगा कि हमारा इंडिया का जो एक्ट है IT एक्ट 2008, तो उसमें साइबर टेररिज्म जो है एक 66F करके एक धारा, जिसमें 10 साल की सज़ा होती है अगर आपने हमारे क्रिटिकल इंफ्रा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही हो, जिससे हमारा हेल्थ सेक्टर प्रभावित हो रहा है, फाइनेंस प्रभावित हो रहा है, हमारे क्रिटिकल सेक्टर पे अगर किसी ने निगाह गलत डाली, अटैक करने की कोशिश की या अटैक किया, डेटा ले गया, कोई मालवेयर डाल दिया, तो ऐसे उनको हम साइबर टेररिस्ट बोलते हैं। और वो साइबर टेररिज्म की धारा उन पर लगेगी और जाएंगे। हमारा जो देश है, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है, क्या लगता है कितनी पुख्ता है, कितनी दुरुस्त है? देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है और हर एजेंसी अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिखने में एक साइबर सिक्योरिटी वर्ड बोलने से हम साइबर अवेयर नहीं हो जाएंगे, और आधे घंटे का त्रिवेणी सिंह का क्लास सुनने से आप साइबर के विशेषज्ञ नहीं हो जाएंगे और साइबर हाइजीन की सारी बातें नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये तो आपको सतत प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी आप साइबर सिक्योरिटी को ठीक तरह से समझ पाएंगे और अपने को बचा पाएंगे, क्योंकि हज़ारों चीज़ें हैं इसमें, समझना पड़ेगा। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों पे? एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको संसाधन दें, उनको बजट दें, अलग से डेडिकेटेड कैडर बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें, ऐसे लोगों को हायर करें जो ट्रेंड हों उसमें, 3 साल 4 साल की पढ़ाई करके आ रहे हों, उनको आप अलग से ट्रेनिंग दीजिए, तभी आप इस पे लगाम लगाएं। अदरवाइज जो जिस पुलिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उस पुलिस का रिक्रूटमेंट ही इस बात के लिए नहीं हुआ है। हाँ, वो रंगरूट कहे जाते हैं, उनका तो काम डंडा बजाने का है। रिक्रूटमेंट इस चीज़ के लिए किया ही नहीं गया। आप एक खाना पूर्ति के नाम पे उनको करीब 10 दिन का 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। 15 दिन में तो वही कंप्यूटर की ठीक से स्पेलिंग नहीं जान पाता कि कंप्यूटर होता क्या है और साइबर क्या है। साइबर का डिफिनीशन आप 99.99% लोगों से पूछ लीजिए, पुलिस के अफसरों को, तो उनको ये नहीं पता कि क्या साइबर कहीं डिफाइन भी किया गया है कानून में, साइबर होता क्या है, उनको जानकारी ही नहीं है। तो आप उसकी सुरक्षा की बात क्या करेंगे जब उनको यही जानकारी नहीं है कि साइबर क्या होता है। और साइबर क्या होता है इसको समझने के लिए आपको 3 महीने 4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, वो भी पूरे मनोयोग से कोर्स करेंगे तब आप समझेंगे। जो लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को ना, जो सुन रहे होंगे, जो लोग साइबर के शिकार हुए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मतलब क्या स्थिति है सच में देश में, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ कि 99.9% लोगों का जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ होगा, न तो रिकवरी हुई होगी, न तो बदले में कुछ मिला होगा। हमारे एक मित्र हैं, उनको उनके क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से उन्होंने 3 क्रेडिट कार्ड जोड़ रखे थे और एक कॉल पे तीनों क्रेडिट कार्ड से उनके 2.5 लाख रुपए निकल जाते हैं।
वो यहाँ कंप्लेन करते हैं, साइबर थाने पे जाते हैं। एक तो उनको समझ में नहीं आता कि आप थाने पे जाते हैं तो कौन सा साइबर का थाना है, कौन सा आपका क्रिमिनल्स का है। उसके बाद उन्होंने कहा, उन लोगों ने खाना पूर्ति की और पता चला कि नहीं मिल पाएगा। क्रेडिट कार्ड वालों ने कहा कि आपको भरना पड़ेगा। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप इस पर काम कर रहे हैं, सामान्य तरह के जो साइबर क्राइम है जो आम है, लगभग रोज़ होते हैं, वो कौन से क्राइम हैं? देखिए, जो मुख्य अपराध हैं मैं आपको बताऊं, जिसमें आज की डेट में बचने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी आप किसी कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं और गूगल से नंबर निकालते हैं, तो आप समझिए कि आप अपराधी को फ़ोन कर रहे हैं। वो ये कहेगा कि हम ये फलाना बैंक से बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी बैंक का आपने कॉल सेंटर का नंबर खोजा गूगल पे और आपने उसको फ़ोन किया, तो कहेगा हाँ मैं उसी नंबर से, क्योंकि उसने विज्ञापन दे करके अपना नंबर डाला हुआ है। तो केवल बैंक नहीं, केवल इंश्योरेंस कंपनी, जितनी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां हैं, जितने भी आपके रिटेलर्स हैं, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, सबके फेक नंबर गूगल पे पड़े हुए हैं। बदमाशों ने अपने नंबर को विज्ञापन दे करके और उस पर डाला हुआ है। तो जैसे आप सर्च करते हैं कि फलाना बैंक कस्टमर केयर नंबर, तो उन्हीं के नंबर सबसे ऊपर आएंगे। और जब आप कॉल करेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ हम इस बैंक से बोल रहे हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है। आपने कहा देखो यार मेरा ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारा देखो अभी डेबिट कार्ड आया नहीं और ये दिक्कत है। अरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपको एक लिंक बता रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, हम बैंक से ही बोल रहे हैं। और आप जैसे आप वो लिंक डाउनलोड करते हैं, वो एक मालवेयर फाइल होती है जो जिनको क्या कहेंगे, वो एक तरह का ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो अब जो भी आपका OTP आएगा, वो बदमाश को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो बदमाश रीड कर ले रहा है खुद ही में। यहाँ तक कि इस तरह के एप्लीकेशन आए हैं कि आप जो चैट में कुछ भी लिखेंगे वो पढ़ लेगा, आपके मेल में कुछ भी आ रहा है वो कंप्लीट, जो आपका UPI है जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पूरा UPI ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन है और डाउनलोड करवा देते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, डाउनलोड करवा के आपसे 1-2 स्टेप करवाएगा और पता चला कि आपका अकाउंट पूरा खाली हो गया। आप समझ ही नहीं पाते हैं। बिना OTP के भी फ्रॉड होता है? बिना OTP का यही फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, ये कि आपसे किसी वेबसाइट पे कहेगा कि आप जाइए और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लिए और एक उसमें कोड आया होगा वो हमको दे दीजिए, तो आपका डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आप उसकी बातों पे यकीन करके आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। APK फाइल फ्रॉड उसको हम लोग बोल रहे हैं आज की डेट में। और जैसे आप डाउनलोड करते हैं, सारे आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस उनके हाथ में चला जाता है और अपराध होने लगता है। अब उसको OTP पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका पूरा पैसा निकल रहा है, OTP रीड भी कर रहा है और डाल भी रहा है। ये पैन कार्ड फ्रॉड क्या होता है, आधार कार्ड फ्रॉड क्या होता है? देखिए, आपके पैन का इस्तेमाल करके, जो पैन कार्ड है, आप देखते होंगे कहीं अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, कोई कंपनी बनाने की ज़रूरत है, तो 2 ही चीज़ तो आपसे मांगा जाता है। एक तो मांगा जाता है आधार और दूसरा पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड हमको मिल गया और पैन भी हमको मिल गया तो हम आपके नाम पे कुछ भी कर लें। और अगर आप बहुत अलर्ट नहीं हैं तो हो सकता है आपके पैन और आधार पे कोई कंपनी चला रहा होगा, वो बैंक से लोन ले लिया, बाद में पता चला कि बहुत से लोगों का ऐसा हुआ कि साहब हमारे नाम आया है क्रेडिट कार्ड का इतना बड़ा बिल। तो मैंने कहा क्या हुआ, पता चला जब हमने जांच की उसकी, तो पता चला कि किसी और ने उसी के आधार कार्ड और पैन कार्ड पे क्रेडिट कार्ड जारी कराया और पैसा खूब खर्चा करके चल गया। बाद में पेमेंट इनको करना पड़ा। अच्छा, करना ही पड़ेगा। आपके ही आधार कार्ड पे पता नहीं कितने लोगों ने फ़ोन नंबर लिए हुए हैं, फ़ोन नंबर लिए, आपको जानकारी नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर प्रीपेड है तो क्या तरीका है जानने का कि ये किसके नाम पे है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं जानकारी है। नहीं, और क्या आपको जानकारी है कि इसको जानने का कोई तरीका है नहीं। कि ये नंबर जो आपका प्रीपेड नंबर है ये किसके नाम से है, आपके नाम से है या किसी और के नाम से? कोई जानने का तरीका नहीं। लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी और के नाम पे अपना मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो क्राइम करते तो फिर दूसरा फंसेगा। नहीं, जो अगर मान लीजिए आप क्राइम कर देते हैं या आपके आधार नंबर पे किसी और ने मोबाइल नंबर लिया हुआ है तो फंसेंगे आप। क्राइम करके वो चला गया, पुलिस आपको खोजेगी क्योंकि आपके आधार नंबर पे लिया गया है वो मोबाइल। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि वेबसाइट पे वो नंबर डाले रहते हैं, अपना ऐड चलाते हैं, तो ये पुलिस वाले उनको पकड़ते क्यों नहीं है? देखिए, पुलिस को यही नहीं पता ना। पुलिस को अब इसके लिए तो लाखों लोग जो हैं रोज़ एड देते हैं। कोई एड आया हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि गलत है कि सही है? ये तो जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं या जितने भी ये इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं, सबको लगातार खुद चेक करना चाहिए कि क्या उनके नाम पे कोई कॉल सेंटर नंबर, कोई सर्विस सेंटर नंबर गूगल पे आ रहा है। और अगर आ रहा है और उनका नहीं है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कंपनियाँ ये सब कर रही हैं? उनको अपनी टीम बनानी चाहिए। ये पुलिस की ड्यूटी थोड़ा है, ये तो वो बताएंगे ना कि हमारा ये नंबर है कि नहीं। पुलिस को कैसे पता कि ये उनका नंबर है कि नहीं है? भाई विज्ञापन तो आएगा गूगल पे, हम कैसे कहें कि सारे गूगल के विज्ञापन गलत हैं?
हाँ। जो गलत है ये तो वही कंपनी बताएगी ना। जिसके सर्विस सेंटर के नंबर में एक बदमाश का नंबर है, वो बताएगी कि नहीं ये मेरा नंबर नहीं है। ये वो करते नहीं है कंपनी को नहीं, करना अगर चाहिए। कंपनी कर भी दे तो सरकार सक्षम नहीं है, सिस्टम नहीं सक्षम नहीं है। देखिए, सरकार तो सक्षम है, सरकार को सारे अधिकार हैं, सरकार सक्षम। दिक्कत यह है कि हमको जितनी तादाद में इस तरह के स्किल्ड लोग चाहिए, प्रशिक्षित पुलिस चाहिए वो नहीं है। पहली बात, हमको जितना संसाधन चाहिए वो संसाधन नहीं है, इसीलिए दिक्कत है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, मैं सुनता हूँ इसका भी एक बड़ा खतरा है। ये किस तरह का खतरा है, किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स जो आप नहीं कहते हैं कि वो बहुत ही यार बहुत ही चालाक टाइप का आदमी है, कैसे भी आपको बेवकूफ़ बना लेगा। तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब जो व्यवहारिक तरीके हैं बेवकूफ़ बनाने के, उससे आपने उसको डिजिटल दुनिया में बेवकूफ़ बना लिया। जैसे सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि वो गया फेसबुक पे आपका देखा कि आप जर्नलिस्ट हैं, उसने एक खूबसूरत लड़की का फोटो लगाया और उस पर वो लिख दिया कि ये भी जर्नलिस्ट है और यूएस में रहती है, और एक खूबसूरत लड़की का फोटो लगा दिया। अब आप सोचेंगे मैं भी जर्नलिस्ट, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सोशल इंजीनियरिंग है। उसने प्रोफाइल आपकी स्टडी की, आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट एरिया देखा, और उसके बाद उसी के अनुसार उसने एक प्रोफाइल भी नहीं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। यहाँ मंडोला वहाँ अकाउंट। हाँ, अब आपने लोन की बात की कि भाई हमको लोन चाहिए। गूगल पे आपने सर्च किया, ये डेटा बदमाश को तुरंत मिल जाता है, तुरंत उसको मिलता है कि अच्छा ये लोन की तलाश कर रहा है। अब आपको आ जाएगा, लीजिए आप इंस्टेंट लोन लीजिए। ये है सोशल इंजीनियरिंग। उसमें आपको बेवकूफ़ बना दिया। आप घर सर्च कर रहे हैं, हाउस, वो समझ गया कि इनको ज़रूरत है। आप OLX पे देखिए कितने फ्रॉड हो रहे हैं। आप जीवन साथी पे देखिए ना, जीवन साथी जो शादी का जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है, आप रोज़ आए दिन बदमाश जो है अपनी प्रोफाइल गलत बना करके, कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव दिखा रहा है, कोई अपने को दिखा रहा है MBA। अभी आपने देखिए 3 दिन पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक को अरेस्ट किया जो IAM का पढ़ा था, और उसने 20 लड़कियों के साथ उसने अपने संबंध बनाए थे, क्योंकि वो जीवनसाथी.com पे जाकर के अपनी फेक प्रोफाइल बनाता था। लड़कियां उस झांसे में आ जाती थी। और इस तरह के तो मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं हज़ारों केस देखा हूँ जिसमें ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे हज़ारों लड़कियां बर्बाद हो गई। तो लुटेरी दुल्हन के नाम से आपने हाँ, लुटेरी दुल्हन के नाम से हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने अरेस्ट किया था, और बाद में वो स्टोरी मीडिया में आई थी, लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दुल्हा, और ये सब आ रहा था। और फेसबुक पे जितनी भी लड़कियां गलत प्रोफाइल बना करके बदमाश लड़कियों की खूबसूरत फोटो लगा करके हज़ारों लोगों को शिकार बनाते थे। उसमें हम लोग स्टोरी मीडिया में आया था कि ये फेसबुक की विश कन्याएं। और बात भी सही है, हज़ारों लोग, लाखों लोग शिकार हो रहे हैं। फेसबुक से दोस्ती किया, आपको पता नहीं है कि फेसबुक पे जो लड़की है या लड़का है वो जेन्युइन है या क्या है। आपने दोस्ती कर ली, दोस्ती करने के बाद उधर तो बदमाश बैठा हुआ है, थोड़ा सा इमोशनल हो गया तो थोड़ा और ताल्लुकात बन गया, और ताल्लुकात होने के बाद वीडियो कॉल शुरू हुआ। वीडियो कॉल में वो लड़की कंप्लीटली नेकेड हो जाएगी, लड़का एकदम नेकेड हो जाएगा। अब आपकी वीडियो स्क्रीन कैप्चर टूल से वीडियो बना ली जाएगी, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल शुरू कि ये वीडियो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दूंगा, ये तुम्हारे अफसर को भेज दूंगा। ये केस याद आ रहा है, ये जो बता रहे हैं, कोई लड़का हो या कोई इस तरह का व्यक्ति इसमें शिकार हो तो समझ में आता है। उस समय मैंने 2 स्टोरी की थी, एक IAS फंस गए थे और एक IPS फंस गए थे। ये लोग भी इसमें फंसे थे। देखिए, मैं बता रहा हूँ कितने IAS और कितने, मैं तो उसी में इतने 15 साल से काम कर रहा हूँ। कितने IAS, कितने IPS, कितने जजेस, कितने पॉलिटिशियन। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसका शिक्षा से और आपके पद से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जागरूक हैं कि हम इस तरह से भी बेवकूफ़ बन सकते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो आप बचे रहेंगे। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप कुछ भी हों। अभी देखिए, अभी एक यही नोएडा का ही केस है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले का है। 2 करोड़ 80 लाख रुपया मेजर जनरल रैंक के अधिकारी खो दिए। मैं एक केस कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, KGMC में। वहाँ एक प्रोफेसर थी, एसोसिएट प्रोफेसर, 1 करोड़ 6 लाख फेसबुक की दोस्ती में। अभी एक दिन मुझको कॉल आया था एक लड़की का मेरठ से, सर मेरा 1 करोड़ 60 लाख रुपया चला गया वो फेसबुक की दोस्ती में। अरे आप ऐसे फेसबुक पे ऐसे दोस्त क्यों बनाते हैं जिसको आप जानते ही नहीं हो? आप जानते ही नहीं हैं। आपको तो ये कि जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया आपने एक्सेप्ट किया, और अब ऐसे ही लोग शिकार होते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ 3 ही कारण हैं। एक तो डरा करके, वो जानते हैं, वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं बदमाश जो हैं, साइबर अपराधी, वो मनोविज्ञान में पारंगत हैं। वो 3 चीज़ें जानते हैं कि आदमी पैसा देगा डर से, तो कभी CBI का अफसर बन के, कभी ED का अफसर बन करके आपको धमकाया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, और आप पैसा देखिए, करोड़ों रुपया लोग दे रहे हैं। एक अभी तमिलनाडु का इंजीनियर था, उसने 11 करोड़ रुपया दे दिया था।
ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ये है कि आपको आएगा फ़ोन कि देखिए आपने, उनको जानकारी है कि आप एक छोटा सा भी कुरियर अगर भेजेंगे ना तो उनको जानकारी हो जाती है, कुरियर कंपनियों से डेटा उनके पास चला जाता है। ये भारत की या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, डेटा ब्रीच। जैसे आप डेटा कहीं जाता है, वो डेटा कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज होकर बदमाशों के हाथ में पहुंच जाता है। अब एक कॉल आएगा, आपने कुरियर भेजा था, उसमें ड्रग्स मिला हुआ है, हम ईडी से बोल रहे हैं, बाकायदे ईडी वाला अपनी आईडी दिखाएगा, एक कमरे में बैठे रहते हैं और ईडी का पूरा वो लगा करके कमरे की सेटिंग भी वैसे ही बनाएंगे, फिर दूसरे हिस्से में सीबीआई का बना देंगे, तीसरे हिस्से में पुलिस स्टेशन बना देंगे, वर्दी में बैठे हुए हैं लोग, और कहेंगे ये स्काइप डाउनलोड कर लीजिए, कुरियर आप जो भेजे थे उसमें ड्रग्स मिला हुआ है और आपकी जांच चल रही है और आपको अरेस्ट किया जाता है। और ये अब दूसरा सीबीआई बन के फ़ोन करेगा, कोई थाने से फ़ोन करेगा, लीजिए एसीपी साहब से बात कर लीजिए, डीसीपी साहब से बात करिए, एक ईडी का अफसर ये बात कर। उससे लोग इतना डर जाते हैं कि अपना पूरा का पूरा वो अकाउंट खाली कर देते हैं। वो पहले शुरू करेंगे सब 10,000 रुपये से, जब एक बार आपका अकाउंट से 10,000 रुपया चला गया, फिर 50,000 रुपया, फिर लाख, करोड़ों रुपया लोग गंवा चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है। दुनिया में डिजिटल अरेस्ट शब्द कानूनी है ही नहीं, ना कोई आपको मोबाइल फ़ोन पे अरेस्ट कर सकता है, स्काइप पे अरेस्ट ये दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर इतनी जानकारी लोगों को है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, दुनिया की कोई एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती, न इसका कोई कानून में प्राविधान है। ये सब बदमाश जो है साइबर अपराधी कर रहे हैं, तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज आप डर करके पैसा देने लगेंगे। हजारों लोग दे रहे हैं पैसा। अभी जो 2 करोड़ वाला आप नोएडा का बता रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट में गया है, मेरठ वाला डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के आए दिन रोज घटनाएं हो रही है। डिजिटल अरेस्ट में यही होता है कि आपने ये किया है और देखिए सीडी का हाथ, ईडी का हाथ ये लग गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आया, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया जाएगा आपको। आप समझे कि मेरा आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, मेरा पैन कार्ड लगा हुआ है। अरे आधार कार्ड तो आपका कहीं से भी मिल जाएगा, पैन आपका कहीं से मिल जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि जो आपने जब ड्रग भेजा ही नहीं तो आप क्यों यकीन कर रहे हैं कि आपको कोई कह रहा है कि ड्रग मिला हुआ है। अरे आपने भेजा नहीं तो आप निश्चिंत रहिए, अभी डरने की क्या ज़रूरत है। जब पुलिस आपके घर पे आएगी तो देखिएगा, तो आप स्काइप या कोई इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करा के कहते हैं देखिए आपके घर में ये चीज़ें, तो देख ही रहे हैं, और आप हिलेंगे नहीं और अपने अकाउंट का डिटेल बताइए। सबसे पहले ये पैसा किसी और अकाउंट में जाएगा, फिर वहाँ से पैसा फिर आ जाएगा। अगर आप क्लीन चिट आपको मिल जाएगा तो ये पैसा आ जाएगा। लोगों को पता ही नहीं कि बदमाश ऐसा कर रहे हैं। वो एक कमरा बनाए हुए हैं जिसमें किसी को ईडी का अफसर बनाया है, किसी को सीबीआई का अफसर बनाया है, खुद भी अपना पुलिस स्टेशन बना करके बैठे हुए हैं। लोगों को जानकारी नहीं। अगर लोगों को जानकारी होती कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, नंबर 1 दुनिया में कोई एजेंसी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। तीसरा, इस तरह का सेटअप बनाया जा सकता है और बदमाश बना करके बैठे हुए हैं और यही काम कर रहे हैं, तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। अच्छा, मुझको एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे कि आपका बेटा है, मान लीजिए आपको फ़ोन आएगा कि आपका बेटा यहाँ पकड़ा गया है और हमने उसको पकड़ लिया है, या किसी घर आता है कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया और आप जल्दी से कुछ पैसा डाल दिए, और कई बार लोग वीडियो कॉल पे दिखाते भी हैं या फादर बन के बात भी करते हैं, ये कैसे हो जाता है? देखिए आपके फेसबुक पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके आपके वीडियो, बच्चे की क्लिप ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि नॉर्मल टाइम में अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मान लीजिए 10th क्लास का बच्चा है या कहीं नौकरी कर रहा है, तो उसके ऑफिस टाइम में तो आप फ़ोन कर नहीं सकते, तो वो फेसबुक से पता चल जाता है, या उसके जाकर लिंक्डइन से डिटेल ले लेगा, इंस्टाग्राम से ले लेगा कि ऑफिस टाइम इसका 10-12 बजे शुरू होगा। अब 12 बजे जब देखेगा कि पिक टाइम पे ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं बच्चे, फ़ोन उठाते नहीं हैं, वो आपको फ़ोन करेगा, भाई आपका बच्चा जो है रेप किया है, अगर आप बचना चाहते हैं तो तुरंत सेटल करिए, वरना ये चला जाएगा। लोग सोचते हैं यार बेटा जवान है, हो सकता है रेप किया हो। अब आप सोचें और सुनिए, आप उससे कहिएगा भी मत, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर बात हमारे मम्मी पापा को पता चल गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब आप सोचते हैं यार सही कह रहा होगा, बच्चा जवान है, शादी हुई नहीं, हो सकता है रेप किया हो। और एक पुलिस की वर्दी भी दिखेगी, देखिए मैं थाने से बोल रहा हूँ और FIR है, और अगर आप बचना चाहते हैं तो ये पैसा ट्रांसफ़र करिए, वरना इसको हम जेल भेज रहे हैं। बहुत से हज़ारों लोग पैसा दे रहे हैं इसमें, और ये रेप के नाम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है कि आपका बच्चा फंस गया, आपकी बेटी फंस गई है। पुलिस के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और वो अपना माथा पीटते होंगे कि पुलिसिया महकमा तो फेल है इस मामले में। फिर अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गिरफ्तारी भी हो रही है। अभी दिल्ली पुलिस आज ही गिरफ्तार की है, नोएडा पुलिस लगातार, मतलब आप न्यूज़ पढ़ते रहिए तो पुलिस, ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है और गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। लेकिन ये बदमाशों की तादाद इतनी है और अपराधों की संख्या इतनी है कि मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस के पास इतने संसाधन हैं और इतने ट्रेंड लोग हैं कि जो, क्योंकि ये FIR लिखना, विवेचना करना, सारे साक्ष्य मंगवाना,
फिर आप गाड़ी लेके जाइए, गाड़ी लेकर के उस गांव में जा कर के उस बदमाश का मिलना, उसको अरेस्ट करना, ला करके फिर दाखिल करना, ये छोटी प्रक्रिया नहीं है। मतलब सावधानी ही इसका उपाय हाँ, है। इसका सावधानी ही उपाय है, क्योंकि ये कानूनी ये पेचीदगी इतना कॉम्प्लेक्स है और ये ऑपरेशन इतना कठिन होता है, और संख्या आप देख ही रहे हैं, 700-800 कॉल तो उत्तर प्रदेश में डेली आता था जब मैं था एसपी। मेरे पास इतनी केस स्टडी है बताने के लिए ना, जैसे हमने 4-5-6 क्राइम की बात की जो आजकल बड़ा आम है, मेरे पास 150, जो मुझे याद है 150 ऐसे क्राइम हैं डिजिटल के जो मुझे याद है। अगर मैं बात करना शुरू करूं आपसे तो 12 घंटे बीत जाएंगे। लेकिन हम चलते हैं जरा उन लोगों के लिए भी बात करते हैं जो व्यवसायी हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे, ये जो रैंसमवेयर का अटैक होता है, ये अलग अलग तरीके से आजकल इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह क्या है? देखिए, रैंसमवेयर अटैक जो है ये नॉर्मल साइबर अपराधी नहीं करते हैं। इसके लिए तो जो हैकर्स ग्रुप है और पूरा सिंडिकेट काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रहे हैं, गैंग हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर इंटरनेशनल सिंडिकेट है। ये क्या काम करते हैं, इस तरह का मालवेयर आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं इसमें। तो वो इस तरह का मालवेयर भेजते हैं कि आपका पूरा कंप्यूटर जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा, आपकी कोई फाइल खुलेगी नहीं, आपका कीबोर्ड भी काम करना बंद कर देगा, आपका कोई डेटा अब आपको मिल नहीं पाएगा। उसको कहते हैं, और फिरौती मांगना शुरू करेंगे कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ऑपरेशन फिर से शुरू हो तो हम आपको डिक्रिप्शन की तो दे देंगे, लेकिन हमको पैसा दीजिए। और पैसा किस में दीजिए? बिटकॉइन में दीजिए, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में बदमाश क्यों मांगता है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा दे देंगे तो बहुत मुश्किल है ये ट्रैक करना कि ये पैसा गया कहाँ। और बदमाश है नहीं सामने आपका, क्योंकि बदमाश तो आपसे किसी चैनल पे बात कर रहा है, आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। तो अब वो जो है ये इतना कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, उसमें कंपनियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्या मैं पैसा इतना दूं तो क्या हमको की मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर हम इतना पैसा, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये दे दिया, हो सकता है वो कहे कि नहीं भाई अभी की के लिए 10 लाख पर्याप्त नहीं, आप 50 लाख और दीजिए। हुए भी केसेस कि जो रैंसमवेयर अटैक कराए वो गैंग आपको करोड़ों रुपया मांगता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जैसे आपने साइबर इंश्योरेंस लिया कंपनी का, साइबर बात करने वाला था। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो साइबर इंश्योरेंस ले रही हैं वो ये सोचती हैं कि जब कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाएगा या कोई इस तरह की दिक्कत आ जाएगी कि हमारा पूरा आईटी सिस्टम ही फेल हो जाएगा, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे। जैसे आप इंश्योरेंस करा रहे हैं वैसे ही बदमाशों को पता चल जाता है कि ये साइबर इंश्योरेंस इनका हो गया, 15 दिन बाद रैंसमवेयर अटैक हो जाता है। वो कहते हैं कि आप पैसा चुपचाप दे दीजिए, आप इंश्योरेंस से ले लीजिएगा, आप तो इंश्योर्ड हैं। बताइए, तो ये इस लेवल पे क्राइम हो रहा है। इस तरह आगे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के प्रति हम जागरूक नहीं है। नंबर 1, वो चाहे कंपनी हो या हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी। अगर मैं पूछूं, आपसे पूछूं कि क्या अभी कभी आपने जानने की कोशिश की कि जो मोबाइल फ़ोन अभी आप अपने हाथ में लिए हुए, ये कंप्रोमाइज़ है, इसमें कोई मालवेयर बैठा है जो आपकी बात सुन रहा है, या आपका वेब कैमरा चालू करके आपको देख रहा है, या आपकी सारी बातें जो घर में आप फैमिली में कर रहे हैं वो कहीं और ब्रॉडकास्ट हो रही? क्या आपने ये दिमाग लगाया है कि, और कोई आपने इस तरह का प्रोटेक्शन आपने मोबाइल फ़ोन में लगा रखा है? तो बताइए। जब मैं नहीं लगा, मैं बताऊं कि मैं साइबर शो पे पीछे शो कर रहा था साइबर क्राइम पे, मैंने भी सच में नहीं किया ना, तो मैंने जाना। इस शो के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा इस चीज़ को। तो सोचिए आम आदमी कहाँ ये करेगा और कहाँ ये जान पाएगा? मैं यही सवाल मैं पब्लिक के बीच करना चाहता हूँ कि आप पहले जो मोबाइल यूज़ करते हैं क्या वो सिक्योर्ड है? क्या उसमें कोई मालवेयर है जो आपकी सारी बातें सुन रहा है? कोई ऐसा है जो सब कुछ जान रहा है आपके बारे में? कोई इस तरह का बैठा हुआ है स्पाई, जिसको खुफिया कहते हैं मोबाइल फ़ोन में, ये जानने की कभी कोशिश की? तमाम ऐसी कंपनियां जो इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, थोड़े पैसे में दे रही हैं। क्यों? कि पैसा हमको नहीं देना, अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला जरूर खरीद लूँगा, अपने घर की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाऊंगा 8,000 रुपये पे, 10,000 रुपये की, देखते निगरानी करना, जिसमें मेरा पूरा अकाउंट है, जिसपे पूरा मेल कम्युनिकेशन है, हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, हमारा बिजनेस की सारा सब कुछ उस फ़ोन में है, हमारे अपने अंतरंग फोटोग्राफ्स हैं, हमारी अपने सब कुछ है उसमें। उसकी सुरक्षा के लिए कभी हमको फ्री में एंटीवायरस चाहिए, तो फ्री में एंटीवायरस चाहिए तो आपको फ्री में तो ऐसे ही मिलेगा। आप कंप्रोमाइज होंगे और आपके साथ खेल होता रहेगा और आपसे OTP भी नहीं पूछा जाएगा और आपके पैसे जाते रहेंगे। आपकी रिसर्च फाउंडेशन इस तरह का सपोर्ट देती है अगर कोई आना चाहे? फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन पे करीब हमारे 700 लोग आ गए हैं हमारे,
जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं और अवेयरनेस पूरे देश के हर कोने कोने में अवेयरनेस फैला रहे हैं। वो जा कर के कॉलेज में, कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस ग्रुप्स में जा कर के वो साइबर अवेयरनेस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन का, हम लोगों का मुख्य मकसद ही है। और हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। हाँ, ये मैं पूछ हमारा ये मिशन है, हमारा ये मिशन है कि पहले हम बड़े कमिश्नरेट में जा रहे हैं। जैसे हमारा अभी लॉन्च हुआ कैंपेन, जो हमारा लॉन्च हुआ यहाँ ग्रेटर नोएडा से हुआ, साइबर सेफ उत्तर प्रदेश का। अभी हम 17 अक्टूबर को लखनऊ में ये कर रहे हैं, बड़ा इवेंट कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को हम साइबर सुरक्षित कैसे बनाएं। जो साइबर सुरक्षित भारत के तर्ज पे हमने ये शुरू किया है, साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहीं मैं आईपीएस अफसर था, यहीं से मेरा अध्ययन हुआ, मेरा अपने प्रदेश के प्रति लगाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये मैं मानता हूँ कि मैं साइबर सुरक्षित उत्तर प्रदेश को बनाऊँ। और इसी मुहिम के तहत मेरा यह है कि हम वहाँ जा रहे हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, फिर हम गांव और कस्बों तक जाएंगे। एक हम आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं कि ये साइबर हाइजीन क्या है, हम अपने को साइबर सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। हम अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए क्या करें, हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए क्या करें, हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया है उसके सुरक्षा के लिए क्या करें, हम अपने डेटा को कैसे सुरक्षित करें, हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे सुरक्षित करें। ये पब्लिक के बीच में हम जाके बताना चाहते हैं कि क्या तकनीकी माध्यम है जिससे कर सकते हैं, क्या व्यवहारिक चीज़ें समझिए, क्या सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स है जो बदमाश आज की डेट में अपना रहे हैं और आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक मुहिम और आंदोलन के रूप में खड़ा करा सकते हैं। और इसके तहत हम लोगों ने किया कि मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो कंप्यूटर साइंस में डिग्री लिए हुए हैं या जिनका साइबर में इंटरेस्ट है, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उनको कह रहे हैं तुम जाओ और जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिल करके, वहाँ के एसपी डीएम के साथ मिल करके और छोटे छोटे कॉलेज में और छोटे छोटे ग्रुप्स में जा करके आप ये अवेयरनेस फैलाइए। तो इस तरह हमने उनका नाम रखा है फ्यूचर क्राइम वॉरियर। मतलब फ्यूचर में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए योद्धा हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। और देखिए कितने कामयाब हो पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक मानक बन जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर वो साइबर क्राइम फ्री हुआ तो हिंदुस्तान के माथे पे टिकुली की तरह सजेगा वो। देखिए अभी तो हमने उत्तर प्रदेश से शुरू किया है। हम लोगों का नेक्स्ट फेज में ये है कि हमने ये अनाउंस किया था कि हमको फ्यूचर क्राइम हर स्टेट में हेड करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो 700 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन से हम जुड़ना चाहते हैं और हम चैप्टर हेड बनना चाहते हैं। हम इस प्रदेश का चैप्टर हेड बनना चाहते हैं। पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसी बहुत इंक्वायरी आने वाली है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ लोगों से कि जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट हो और जो जनता के साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हो, तो निश्चित रूप से वो आएँ, हमारे संगठन के साथ जुड़ें और हम मिलकर के एक आंदोलन खड़ा करते हैं जिससे हम भारत को और खासकर भोले भाले लोगों को हम उनको साइबर अपराध से बचा सकें। अच्छा, बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे, मैं भी ये जानना चाहूँगा, अगर हमारा व्यक्तिगत डेटा है तो हम उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं? हम ऐसी कौन सी चीज़ अपनाएं कि वो सुरक्षित रहे? देखिए, जहाँ भी आपका डेटा है उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे है, तो कंप्यूटर को जब आप चालू करते हैं तो एक तो प्रोटेक्शन वहाँ लगाना होना चाहिए कि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के कोई आदमी उसको ना जाए, ना करो। उसके बाद दूसरा प्रोटेक्शन ये लगा सकते हैं कि जो डेटा है उसको भी इनक्रिप्ट कर दीजिए, उसको भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए। अच्छा। और उसका पासवर्ड अलग रखिए, इसका पासवर्ड अलग रखिए। होता क्या है कि जितने भी लोग हैं 99% लोग एक ही पासवर्ड फेसबुक के लिए भी रखेंगे, इंस्टाग्राम के लिए भी रखेंगे, ट्विटर के लिए भी रखेंगे, फेसबुक या वही बैंकिंग क्रेडेंशियल के भी लिए रखेंगे। तो अगर एक जगह आप कंप्रोमाइज़ हुए तो सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। मैं यहाँ डीएसपी था नोएडा में और एक लड़की रोते हुए आई कि साहब मैं सब कुछ कर दिया, फिर भी जो जिससे मेरा उसका किसी से अफेयर था, किसी लड़के से, उसको सब कुछ जानकारी हो जाती है। तो बाद में जब मैंने केस रजिस्टर किया और उसके कंप्यूटर की फॉरेंसिक किया तो पता चला कि उसने की लॉगर डाल रखा था वहाँ पे। उस कंप्यूटर सिस्टम पे भी की लॉगर, जो भी की लॉग होता था वो लॉग होकर के उस बदमाश को मिल जाता था, उस लड़के को। और वो फिर उसके हैंडल से सब कुछ करना शुरू कर देता था और ये लड़की समझ नहीं पाती थी इस चीज़ को। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपको कई तरह के प्रोटेक्शन लगाने पड़ेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप डेटा एक जगह रखें उसको 2 जगह, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2 जगह डेटा रखता हूँ। मैं गूगल ड्राइव पे भी रखता हूँ और iOS पे भी रखता हूँ। मतलब आई क्लाउड पे भी मेरा डेटा, कि अगर मान लीजिए कोई मिसहैप हुआ, कोई घटना हुई और एक डेटा चला गया कहीं, तो मैं आई क्लाउड से डेटा रिकवर कर लूँगा। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमारा जो संवेदनशील डेटा है वो ऐसी जगह रहे कि हम रिकवर कर लें। उसी तरह आपके जितने पासवर्ड हैं उस फाइल भी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए, एक OTP बेस्ड होना चाहिए, एक मेल पे बेस्ड होना चाहिए, ये सब एक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ दिमाग, जैसे आपका, आप देखते होंगे जब आप जाते हैं ATM कार्ड डालते हैं तो जो पासवर्ड है वो कहीं लिखा नहीं होता, आपके दिमाग में है, तो वो दिमाग में ही रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं कि जो ATM का पाउच होता है उसी पे अपना ये भी डाल देते हैं, 4 नंबर का। अब बदमाश लेके भाग जाता है, वो देख रहा है कि उसी पाउच पे आपने वो 4 डिजिट का वो भी रखा हुआ, क्रेडिट, बस काम खत्म। मतलब इसमें अच्छा जो मज़ेदार बात क्या है ना कि मैक्सिमम केसेस में जो लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं वो खुद ही अपनी जानकारी देते हैं। वो डाटा ब्रीच करना या इस तरह की चीज़ों को करना कम होता है, लेकिन मैक्सिमम जानकारी खुद आदमी अपनी देता है और साइबर क्राइम करने वालों के लिए ये आसान हो जाता है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने देखा है कि लोग बाय नेचर बहुत ही सीधे और भोले वाले होते हैं, तो अगर उनको कोई कॉल करता है तो वो ये नहीं समझते हैं कि कोई हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, या कंप्यूटर पे कोई मेल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सअप आता है, तो वो ये सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सही चीज़ है। अगर वो कहा है कि 50% आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, और इसने तो कंप्यूटर पे भी दिखा दिया। एक वेबसाइट पे जाते हैं, खूबसूरत है, एक डैशबोर्ड आता है, आपका दिखाता है कि 100 रुपये आपने जमा किया, देखिए 125 रुपया हो गया, आप लेना चाहेंगे, और जब आप लेने की बात करते हैं तो 125 रुपया आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है। तो बदमाश आपका विश्वास जीत लेता है। बाई नेचर हम सीधे हैं, हम जानते हैं कि जो आदमी दूसरा वाला है वो सही बोल रहा है, उसको नहीं पता कि ये वर्चुअल दुनिया है, ये आभासी दुनिया में कितने लाख अपराधी घूम रहे हैं जो आपके इसी इनोसेंस का, इसी भोलेपन का फ़ायदा उठा करके। वो आपने भोलेपन की बात की, मुझे याद आ रहा है पिछले 1 साल में जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप का कत्ल किया है, कितने बच्चों ने इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के दूसरों के साथ गलत काम किया है। और ये सब उस इमोशन को भुनाने के लिए जो ऑनलाइन गेम है, इसको लेके क्या राय है, किस तरह की केस स्टडी आपने सुलझाई? देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग का आजकल मैं पैटर्न देख रहा हूँ, देखिए एक तो ये हो सकता है कि हमारा गेम में इंटरेस्ट है और हम गेम खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मिसयूज क्या हो रहा है? मनी लॉन्ड्रर, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग करना है वो उसको यूज कर रहे हैं, गेम के नाम पे पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपको पैसा वहाँ मिल जाएगा, दुबई में मिल जाएगा। तो तीसरा, टैक्स आपको बचाना है, आप ये पैसा दे रहे हैं, इसे गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए आप भेज रहे हैं पैसा, वो दूसरे देशों में निकल रहा है, समझ रहे हैं नहीं? लड़कों में क्या है कि इस तरह का एडिक्ट बन गए हैं गेम के कि वो मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चुरा करके मिसयूज कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ का SSP था, एक फैमिली आई हमारे पास, लड़का 7th, उसकी मुश्किल से एज होगी 10-11 साल, 6-7 में पढ़ता हुआ बच्चा, उसने पूरा 12 लाख रुपया उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए रखा था। वो लड़का रात में गेम खेलता था, और गेम में आपने देखा होगा वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए, ड्रेसेस खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो पापा का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके कर देता था, और जो मैसेज आता था बैलेंस का तो मैसेज फ़ोन से डिलीट कर देता था, और सुबह जगह मैसेज कोई है ही नहीं, पूरा 12-13 लाख रुपया उनका खत्म हो। जब मैंने उसकी जांच की तो पता चला उन्हीं का बेटा निकला। उसी तरह एक आगरा का भी केस, उन्हीं का बेटा निकला। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि अगर गेम खेल रहा है तो पैसा कहाँ से खर्चा किया उसने, क्योंकि कोई भी गेमर, कोई भी गेमिंग कंपनी बिना पैसे के फ्री में तो कुछ करा नहीं रही है। तो अगर करा रही है तो पैसा कहाँ से? तो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और नहीं तो क्राइम कर रहे हैं। क्राइम इसलिए कि वो इतने उस नशे के शिकार हो गए हैं कि अगर वो गेम से हटा दीजिए तो विक्षिप्त टाइप के रहना शुरू कर दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रोग हो गया है उनको, तो क्राइम की दुनिया में आ जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा वो किया तो सुसाइड कर ले रहे हैं लड़कों पर। तो ये इसको तो इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। अच्छा, आजकल एक नया टर्म आया है साइबर स्टॉकिंग, और इसके पीड़ित बहुत से लोग हैं। तो ये साइबर स्टॉकिंग होती है, इसको किस तरह से करते हैं और इससे किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं? देखिए साइबर स्टॉकिंग ये नया टर्म नहीं है, ये हमारे पुराने कानून में भी था। आज जो नया कानून आया है अभी, अच्छा, जो हमारा नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ जी, तो उस कानून में भी प्रावधान है कि अगर आपको ऑनलाइन कोई ट्रैक कर रहा हो, कोई लड़की को, किसी लेडी को कोई ऑनलाइन ट्रैक कर रहा हो और उसको हैरेस कर रहा हो, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे नहीं चाहते हैं किसी लड़के से बात करना, उसने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दिया, अब आपने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से मैसेज कर दिया, आपको मेल कर दिया, आपके फेसबुक पे जाकर के दूसरे अजनबी नाम से प्रोफाइल बनाया, दोस्ती कर लिया, और फिर गंदी गंदी चीज़ें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में किसी को हैरेस करना, उसको परेशान करना,
समझ रहे हैं, इसी को साइबर स्टॉकिंग करते हैं। ये प्राविधान है, अगर आज की डेट में भी कोई साइबर स्टॉक कर रहा है किसी लड़की को या किसी लेडी को, ज़्यादातर लड़के करते हैं, तो उनके खिलाफ आप उनको जेल भिजवा सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाइए। वो आईटी एक्ट की जो धारा है, या अब आज की डेट में जो हमारा पेनल कोड बना हुआ है अभी नया जो कानून आया है, इसमें भी स्टॉकिंग का है, उसमें आप जेल भिजवा सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवा सकते हैं। ऐसे ही कुछ कैट फिशिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है? देखिए, फिशिंग हम उसको कहते हैं, जैसे तालाब में मछली के लिए डोरे डालना होता है, चारा, हाँ, तो फंस जाता है, तो उसी तरह वो क्या काम करते हैं, फिशिंग क्या करते हैं, बैंक से मिलता जुलता एक वेबसाइट बना देंगे। हाँ। आप समझेंगे कि हमारे तो बैंक का ही वेबसाइट है, आप उसमें अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, हाँ। बदमाश तक आपका क्रेडेंशियल पहुंच गया, बदमाश पैसा निकाल लिए। आपको मेल कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी में है उसी कंपनी की मेल आईडी से, स्पूफ कहते हैं उसको, स्पूफ मेल कर दिया, आप समझेंगे तो मेरे कंपनी से मेल है, और हकीकत ये है कि वो स्पूफ मेल है। इस तरह की तकनीक है कि किसी के मेल से किसी को मेल कर सकते हैं। अच्छा। इस तरह की तकनीक है कि किसी के नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इस तरह के तकनीक है कि किसी के नंबर से किसी को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब सोचिए, तो जब ये दुनिया इतनी भयावह हो गई है, तकनीक की दुनिया, तो ये फिशिंग तो होता रहेगा, और ज़्यादातर तो फिशिंग से ही क्राइम हो रहा है, वो चाहे मेल की फिशिंग हो, चाहे आवाज़ की फिशिंग हो। अब तो ये ज़माना आ गया है कि एआई यूज करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बदमाश आवाज़ बदल दे रहे हैं। वो आपके मम्मी पापा की आवाज़ बना देंगे, हाँ। आपके बेटे की आवाज़ बना देंगे, आपके अधिकारी की आवाज़ बना देंगे, और हजारों लोग शिकार हुए हैं। वो समझेंगे मेरे पापा का फ़ोन है, वो मम्मी पापा समझेंगे हमारे बेटे का है, और बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया, उसी की आवाज़ में वो रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोगों ने पैसा दे दिया। कंपनी की फाइनेंस एग्जीक्यूटिव समझ रही है कि हमारे टॉप सीईओ का नंबर है, उसी की वीडियो भी आएगी, उसी की आवाज़ में आएगा, उसी के नंबर से आएगा, और उसी के मेल आईडी से मेल आएगा। इसमें डाउट करने का क्या है, जब इतनी ढेर सारी चीज़ें उसी से आएगा, उसकी आवाज़ भी रहेगी, उसकी वीडियो भी रहेगी, जिसको हम सिंथेटिक वीडियो कहते हैं, जो एआई से बनाया जाता है, एआई से बनाया जाता, तो इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। हजारों लाखों लोग शिकार हो रहे हैं रोज, तो ऐसे तो कोई बच ही नहीं सकता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के एआई टूल्स भी आ गए हैं जो ये सब कुछ हो सकता है, तो इसमें तो और सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें पूरी जनता को बताने की जरूरत तो है। अब आदमी सतर्क कैसे रहे? आप कह रहे हैं कि फेस भी वही, आवाज़ भी वही, मेल भी वही, फ़ोन नंबर भी वही, तो फिर कहीं भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है ना? नहीं, अगर इतना डाउट होगा तो आप निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, ये तो नेचुरल नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ, एकदम ये हो 100% नहीं है, 90% तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता तो है। आपको अगर कोई संवेदनशील आपसे चीज़ें मांगी जा रही हैं, नंबर 1 कोई प्राइवेट चीज़ें मांगी जा रही हैं, जी। दूसरा पैसा मांगा जा रहा है, तो उस क्षण आपको जो कॉल आ रही है उस कॉल को काट करके जी। आप दूसरे नंबर से आप कॉल करिए। आप देखिए बदमाश तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, मैं सभी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर वो नंबर स्पूफ है तो हमारे नंबर से बदमाश हमारे नंबर से आपको कॉल तो कर सकता है, लेकिन जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो मेरे बदमाश पे नहीं जाएगा, वो मेरे नंबर पे आएगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो ओके। मेरे नंबर पे अगर मेल भी किया, अगर मान लीजिए हमारे मेल से एक बदमाश ने आपको मेल कर दिया, हाँ। तो अगर मेल को रिप्लाई करेंगे तो बदमाश को नहीं जाएगा, वो हमको आएगा, क्योंकि मेल तो मेरा है, उसने स्पूफ किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपसे कोई संवेदनशील चीज़ें शेयर करने की बात करें, निजी चीज़ें या पैसे की बात करें, तो उसको आप काटिए, फिर से फ़ोन करिए, और अगर फ़ोन मान लीजिए स्विच ऑफ, तो वेट करिए। मेल आता है तो मेल को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल और फिर पूछिए। तो आप कई तरीके हैं, आप वीडियो आता है उसको ध्यान से देखिए। सिंथेटिक वीडियो इतना भी परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं चल रहा है। सिंथेटिक वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि उसी इमोशन, चेहरे के एक्सप्रेशंस, चेहरे के इमोशंस, उसको आप रीड करके जान सकते हैं। हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पहले ही से डाउट अगर करते रहेंगे तो आप हो सकता है बच जाएं, और नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। मतलब आपकी सावधानी है ना, आपका बचाव। जिससे हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, अगर उन लोगों के साथ भविष्य में कभी ऐसा हो तो वो ये समझ लें कि किसी भी लेवल पे फ्रॉड हो सकता है। कोई जब तक आपके सामने फेस टू फेस अधिकारी ना आए या मांगने वाला ना आए, तब तक मुझे लगता है कि बचना चाहिए कि भाई किसी को कितनी भी इमरजेंसी, आप किसी को भेजिए, आप खुद आइए, आप हमसे मिलिए, तो हम आपको दे देंगे। बिल्कुल, जैसे आपने देखा अभी OLX पे लोग अपना कोई भी सामान बेचने के लिए तुरंत डाल देते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े बदमाश जो है OLX पे बैठे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आपको तुरंत फ़ोन करेंगे, कहेंगे मैं आर्मी का अफसर हूं, अगर आपने लखनऊ से डाला है तो कहेगा मैं अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है लखनऊ में, और मैं चाहता हूं कि ये फर्नीचर आपका खरीद लो, और ये देखिए मेरा आई कार्ड है। तो ये लोगों को जानना चाहिए कि आई कार्ड तो फर्जी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है।
और वो आदमी फर्जी बोल भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल। सबके, तो आप अब इसको, और वो पहले कहा कि देखिए हम टेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको 100 रुपया देना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं पैसा दूंगा आपको पहुँच रहा है कि नहीं। तो 100 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप सोचेंगे हाँ यार ये तो जेन्युइन आदमी लग रहा है, आई कार्ड भी दे रहा है, पुलिस की यूनिफॉर्म में या आर्मी के यूनिफॉर्म में अपना फोटो भी भेज रहा है, आपको लगेगा ये सही है। लेकिन वो 100 रुपया 200 रुपया तो खर्चा इसलिए कर रहा है कि उसको आपका विश्वास जीतना है। उसके बाद वो अचानक कहेगा कि अरे यार मेरा ये काम नहीं कर रहा है, ये हमारा यूपीआई, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करिए, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो लोगों को इतनी बस जानकारी हो कि QR कोड स्कैन करने पे पैसा जाता है, आता नहीं। बस इतनी छोटी सी जानकारी रखनी है कि जब भी हम QR कोड करेंगे तो पैसा लिया नहीं जाता है कभी भी, QR कोड से पैसा देने के लिए होता है। तो आप बच जाएंगे। अगर नहीं जानकारी है तो आप QR कोड स्कैन कर देंगे, पैसा चला जाएगा बदमाश के। हजारों लाखों लोग शिकार हो गए इसके। तो ये जागरूकता जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर सावधानी आप बरते रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। आपसे बातचीत करने का ना मन कर रहा है कि मैं गपशप कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ मेरे पास पूछने के लिए भी है। तो इसलिए मैं सिर्फ पूछने की कोशिश करूँगा, क्रिप्टो कैशिंग क्या है? देखिए, क्रिप्टो क्राइम इसको बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लोग क्राइम कर रहे हैं। लोग क्या है, क्रिप्टो करेंसी सुन लिया और एक क्रिप्टो में पैसा लगाओ बहुत रिटर्न मिलेगा। लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए हमने क्रिप्टो खरीदा, क्रिप्टो बेच दिया, तो ये तो आपकी मर्जी, वो कोई करेंसी थोड़ा है, वो पैसा भी नहीं है, वो तो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप पैसा लगाए जा रहे हैं। वो कभी भी हैक हो सकता है। अभी आपने देखा, आपने वजीरे एक्स जो यहाँ का लोकल एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, $230 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी हैक होकर के दूसरे के अकाउंट में चला गया। 2 मिलियन 230 अच्छा मिलियन डॉलर, ये करीब 500 करोड़ से ऊपर का या से ज़्यादा वो है, वो चला गया। आप सोचिए। और कितने लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो की माइनिंग कर रहे हैं, हम भी माइन कर रहे हैं, इसमें पैसा लगा दीजिए। एक तो ये फ्रॉड चल रहा है, दूसरा ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 150% रिटर्न मिल जाएगा, दूसरा ये फ्रॉड चल रहा है। तो ये और तीसरा जो एक्सचेंज है वो खुद ही हैक हो जा रहा है। तो जब एक्सचेंज भी हैक हो जा रहा है, अब कोई रेगुलेटर है नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, तो आप खरीदिए और आप ही जानिए। तो आपको तो डूबना है, तो तय है कि आपको डूबना है और आप डूबने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है सोशल मीडिया पे आके प्रचार कर रहे हैं, तो आप उनका फोटो देखते हैं, अरे इसने भी इन्वेस्ट किया, इसको तो इतना पैसा मिला, उसने इन्वेस्ट किया, अरे इसको, वो बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया वाले तथाकथित, इसमें 90% जो अगर इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रचार कर रहे हैं तो आप समझिए वो फ्रॉड है। आप सोशल मीडिया पे दिए हुए इन्वेस्टमेंट टिप्स पे कतई यकीन न करें, 100% आप फ्रॉड के शिकार होंगे। सोशल मीडिया से अगर कोई आपको सलाह दी जाती है कि इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, इतना रिटर्न मिला, और आपको ये भी दिया जाएगा, ये देखिए गूगल पे रिव्यू इनका इतना अच्छा, वो सब फेक रिव्यू होता है। वो ये भी देखेंगे, देखिए ये देखिए स्क्रीनशॉट पे इन्होंने खुद लिखा है कि हमको इतना पैसा मिला, उसमें 90% चीज़ें फेक हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ठीक ठाक उस पर रिसर्च कर, आप लोगों से बात करिए, बात करने के बाद ही ये सोशल मीडिया के टिप्स पे तो कभी यकीन न करिए। इसीलिए टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, इस पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। बातें और करना चाहते हैं लेकिन हमें समेटना है चीज़ों को, इसलिए हम अभी और भी कई क्वेश्चन मेरे बाकी हैं कि साइबर वारफेयर और साइबर अपराध, इन दोनों में किसी तरह का अंतर होता है क्या? देखिए, साइबर वॉरफेयर तो अगर दो देशों के युद्ध की बात कर रहे हों, हाँ, तो उसमें ओपिनियन चेंज करना हो, फेक कोई न्यूज़ दिखानी हो, जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया में हो रहा है, तो एक साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है। साइबर वेयरफेयर, कोई फेक इन्फॉर्मेशन डाल दिया, फेक वीडियो, सिंथेटिक वीडियो डाल करके दिखा दिया, कोई कर रहा है ये हो गया, कोई को रहा वो हो रहा। ये क्या हो रहा है? साइबर की दुनिया में हो रहा है। कोई साइबर अटैक कर दे रहा है, आपके क्रिटिकल इंफ्रा पे अटैक हो जाएगा, पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो अब जो युद्ध की पहले स्थिति थी कि हम तोप से और टैंक से और प्लेन से, फाइटर प्लेन से लड़ते थे, अब धीरे धीरे युद्ध साइबर की तरफ बढ़ रहा है। और मेरा मानना है नेक्स्ट युद्ध जो है वो पूरा कंप्लीटली साइबर वॉर होगा, उसको साइबर वॉर कहेंगे। अब वो ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तोप से और इनसे लड़ाई नहीं जाएगी। अब आपको आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड पे अटैक होगा, पूरा बिजली देश की ठप। अच्छा, आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उस पर अटैक होगा,
पूरा एविएशन ठप। तो आप अभी देखिए, अभी कल की न्यूज़ है, परसों की न्यूज़ है, लंदन में जो उनका मेट्रोज है, मेट्रोज का वाईफाई हैक हो गया। अच्छा। हाँ, वाईफाई, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ वाईफाई इनेबल है, सारा ऑपरेशन बंद हो गया और कई एक साथ कई मेट्रोज के हो गए। तो बताइए, रेलवे के कंप्यूटर सिस्टम पे हैकर्स जो है अटैक कर रहे हैं। तो अब और देखिए, कई बार पावर ग्रिड पे अटैक हुआ है, इवन इंडिया में भी हो चुका। पावर ग्रिड पे कुछ देर के लिए ठप हो गया पूरा पावर ग्रिड ही, क्योंकि सब कुछ अब कंप्यूटर इनेबल है, इंटरनेट इनेबल है। तो जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है, ये जो साइबर अपराधी हैं उन्हीं पे नज़र डाले हुए हैं, उसी को हैक कर ले रहे हैं और हैक करने के बाद वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो एक उनको इससे मिलता क्या है? खुशी मिलती है, क्योंकि पैसे तो इससे नहीं मिलते होंगे। नहीं, पैसे तो क्यों, खुशी उसे है। फिरौती मांग रहे हैं, ये सब करने के बाद फिरौती मांग रहे हैं। दूसरा टेस्ट भी करते हैं, वो अपने स्किल का टेस्ट करते हैं विरोधी। भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों में रैंसमवेयर अटैक हुए, दुनिया भर का पैसा लोगों ने दिया, कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन पैसा देते हैं, तभी उनका फिर से बिजनेस हो रिस्टोर होता, धमकी देते हैं। सरकार, सिस्टम सब लाचार पड़ी रहती है। लाचार इसलिए पड़ी है कि ये तकनीकी रूप से बहुत ही कठिन क्राइम है, अपराध हैं, और इसके लिए भी हमारी एजेंसी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षण पे चल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। और दूसरा, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि समय से मिल नहीं पाता है। इसलिए हम इस पे प्रभावी तरीके से लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इससे किस तरह के साइबर के खतरे बढ़ रहे हैं? क्या ये नई टेक्नोलॉजी भी साइबर खतरे के लिए जिम्मेदार है क्या? देखिए, नई टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, जैसे एआई है। हाँ। तो एआई ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हाँ। अब हर जगह इसका एप्लीकेशन शुरू हो गया। तो एआई का यूज हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अब कोई आर्टिकल लिखना हो तो तुरंत चैट जीपीटी पे जाइए, लिख देगा। अगर प्रोफेशनल आपने लिख दिया तो कुछ भी नहीं, वो बना करके दे देता है, 1 मिनट लगता है आपके आर्टिकल तय। ये फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, हम कुछ भी करना चाहते हैं, एआई बता देता है कि हाँ ये बीमारी है, नहीं है, आपको एक मदद मिल जाती है। बदमाश क्या कर रहे हैं, वो एआई यूज करके मालवेयर लिख रहे हैं, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो केवल गलत काम करने के लिए बना रहे हैं। एआई से कह दे रहे हैं पूरी दुनिया का हमको पासवर्ड यूजर आईडी दे दो, वो दे दे रहा। सारे मेल अच्छा। पे जो ये हैक हुए हैं उस डेटा पर रन करा के एआई बता दे रहे हैं कि भाई आपका, आप देखिए कई ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपनी मेल आईडी जान लेंगे तो उसमें बता देगा कि आपकी मेल आईडी हैक हुई है कि नहीं, पासवर्ड भी बता दे रहे हैं। तो ये एआई का यूज और मिसयूज, हर टेक्नोलॉजी का, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज बदमाश करते हैं और यूज अच्छे लोग करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरी संस्था है जो फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, हम फ्यूचर क्राइम पे रिसर्च करते हैं। हमारे साथ जो आईआईटी कानपुर है वहाँ हम इंक्यूबेटेड हैं। हमारा आईआईटी का भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है, वहाँ एक से एक अच्छे ब्रिलियंट लड़के हैं जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं कि भविष्य में कौन से अपराध होंगे। जैसे आपने साइबर वॉरफेयर किया, तो हम लोग ये सोचते हैं कि साइबर वॉरफेयर में नया क्या कर रहे हैं अपराधी, ये युद्ध में कैसे ये साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से है क्राइम में साइबर अपराधी एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप फेक कैसे बना ले रहे हैं, सिंथेटिक वीडियो बना ले रहे हैं, आवाज़ बदल, सिंथेटिक ऑडियो बना दे रहे हैं, सिंथेटिक फ़ोटो बना रहे हैं। ये सब एआई का ज़माना है, ये एआई का दुरुपयोग है। डीप फेक क्या है, एआई का दुरुपयोग है। आप ही का वीडियो बना करके वायरल कर दिया जाएगा, अब आप जवाब देते रहिए कि मेरा सही वाला नहीं वीडियो है। भाई, अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े नेता इसके शिकार हुए थे, यही जांच करवाई। ये जो है, ये हमारे देश की जो साइबर राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए किस तरह से आगे खतरा बनेगा और किस तरह की स्थितियों को पैदा किया खतरे की? देखिए, ये जो साइबर समस्या है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी प्रभावित है, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था में आप काम करते हैं उस पर भी अटैक हो रहे हैं, और उसी तरह हमारे नेशनल जो राष्ट्र के जो क्रिटिकल इंफ्रा है उस पर भी अटैक कर रहे हैं बदमाश। अब तो देश जो है, हर देश अपने यहाँ हैकर्स की टीम बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो बाकायदे हैकर्स टीम है, वो अपने जो उनके विरोधी देश हैं उन पे हमेशा लगातार वो अटैक करते रहते हैं और सफल भी हो जाते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा सिस्टम विदेशियों के हाथ में, किसी को नहीं जानकारी। जब युद्ध की स्थिति होएगी तो ये जो चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो देश उसका मिसयूज़ कर लेगा। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है, और हमको देश स्तर पे राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर अपराध से बचाने के लिए इस पर सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और इस पर पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अवेयर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर हम बहुत ही व्यापक स्तर पर करेंगे तभी हम अपने को बचा पाएंगे, समाज को बचा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे। ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है साइबर सिक्योरिटी। आप तो एक पुलिसिया अधिकारी भी रहे हैं। जैसे सिविल के जो क्राइम होते हैं उसमें आदमी थोड़ा डरता है क्योंकि अलग अलग तरीके के सज़ा के प्रावधान हैं जिसमें फांसी तक होती है। लेकिन आपको क्या लगता है साइबर के क्षेत्र में जो सज़ा के प्रावधान हैं या जो नियम कानून है उसका ढांचा जो है वो ठीक है या उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? देखिए, अभी जो कानून है वो मेरा मानना है कि सज़ा के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आप किसी का बैंक अकाउंट आप खाली कर दीजिए, पूरा बैंक अकाउंट ही करोड़ों रुपया, 500 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से ले लिए तो 3 साल की सज़ा है। अगर अभी प्रावधान की हम बात करें तो 3 साल की सज़ा है। 3 साल की सज़ा तुरंत जमानत हो जाती है। वो जो बदमाश पकड़ा जाएगा वो तुरंत उसको जमानत मिल जाएगी, वो हंसता हुआ चला जाता है। तो मेरा मानना है कि इसमें सज़ा का प्राविधान और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। दूसरा, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अभी जो DPDP एक्ट आया है, ये जब लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हर सेक्टर में और हर आदमी में एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जागरूकता पैदा होगी और लोग फिर उस संबंध में सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो प्राविधान है उसमें यह है कि अगर कंपनी की जिम्मेदारी पाई गई और हमारा पर्सनल डेटा लीक हो गया तो 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपये तक की फाइन की व्यवस्था है। अच्छा। तो और कंपनियां आज की डेट में लापरवाह हैं। सबके डेटा, सबका पर्सनल डेटा है जो कंपनियों से ब्रीच होकर के बदमाशों के हाथ में जा रहा है। तो 2-3 बड़े केसेस में कार्रवाई हो जाएगी तो लोगों को लगेगा, क्योंकि या बिन भय हो न प्रीत। हाँ, प्रीत गोसाई। तो हाँ, जब तक भय और जब तक डंडा और जेल जाने का और 2 पैसे का नुकसान नहीं होगा तब तक आप सुनेंगे ही नहीं ना। आप बात ही आपको नहीं सुनना, ना कंपनी को सुनना है ना किसी व्यक्ति को सुनना है। जब घर में एक आदमी शिकार हो जाता है साइबर क्राइम का, तब वो जो 5 लोग घर में रहते हैं वो सोचना शुरू करें साइबर क्राइम भी कोई चीज़ है। वरना हम लोग साइबर क्राइम पे बताते रहते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग लिखते रहते हैं, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं कि साइबर क्राइम हो कैसे रहा है। तो न सुनना है आपको, न पढ़ना है। और किसी फिल्म की कोई स्टोरी आई तो आप पूरा ध्यान से मनोयोग से उसी में लगे रहेंगे 8 घंटा 200 घंटा। लेकिन 2 मिनट आपको साइबर पे कोई टिप्स बताएगा तो आप सोचेंगे क्या बकवास की बात कर रहा है। कोई आर्टिकल आपको अखबार में दिखेगा, नहीं पढ़ना हमको। और जब शिकार हो जाते हैं, अरे पापा का तो 80 लाख चला गया, तो उनका 2 करोड़ चला गया, तो उनके 20 लाख चले गए, तो उनका फेसबुक कंप्रोमाइज हो गया, तो ट्विटर उनका हैंडल ब्लॉग, सभी आप सुनते रहते हैं। जब हो जाता है तब हम सतर्क होते हैं। मेरा मानना है कि हर आदमी को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका नंबर आएगा। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो सबका नंबर आएगा। बदमाशों की तादाद अभी थोड़ी कम है, अगर और ज़्यादा बढ़ने लगी तो बहुत जल्दी सबका नंबर आ जाएगा अगर आप सतर्क नहीं हैं तो। अब जब इतनी बात हो गई और हमने देख लिया कि घर में बच्चे से निकलता है ये और इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो क्या लगता है आपको कि इंटरनेशनल लॉबी को इस साइबर आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक नीति बनानी चाहिए? क्योंकि आज मेरा नंबर तो कल तेरा नंबर लगना है। या आपको लग रहा है कि ये देश अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसी साइबर अपराध को हम अपना हथियार बनाएंगे और अब दूसरे देशों के खिलाफ यूज़ करेंगे हम? देखिए, विश्व स्तर पे इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। अभी 4-5 महीना पहले की बात है कि यूएनओ ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी बने और इस पे मंथन चल रहा है, उसकी बैठकें हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल ट्रीटी बन जाएगी जिसके सारे देश मेंबर होंगे। और जो ये सूचना आने में और जाने में लेट होता है, जिसकी वजह से हम अपराधी को पकड़ नहीं पाते हैं या गिरफ्तारी करने में लेट होता है, निश्चित रूप से यूएनओ ने जब इनिशिएटिव लिया है और सारे देश उस ट्रीटी पे साइन कर देंगे तो कोई ना कोई इस तरह का माध्यम बनेगा कि जल्दी सूचना आ जाए, जल्दी बदमाश आइडेंटिफाई हो जाए और जो जहाँ है वहीं गिरफ्तार हो जाए। क्योंकि अभी मैं अपना पिछला अनुभव बता रहा हूँ कि जिसमें भी इंटरपोल में साथ आया है। अभी कल ही की बात है, साउथ अफ्रीका में इंटरपोल ने वहाँ की देश की पुलिस के साथ मिलकर के बड़ा ऑपरेशन किया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बड़ा रैकेट उन्होंने एक्सपोज किया है। और इंटरपोल जो है कई कंट्री के साथ मिल करके जॉइंट ऑपरेशन करके, वो चाहे डार्क वेब हो चाहे इस तरह का कोई गैंग हो, उसको वर्कआउट करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरपोल भी अगर अकेले चाहे तो नहीं कर सकता, उसको कई कंट्री के सहयोग से जॉइंट ऑपरेशन चलाना पड़ता है। मतलब जब भी जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है पुलिस सफल होती है, और जॉइंट ऑपरेशन नहीं चलाया जाता तो पुलिस हेल्पलेस रहती है। तो जो यूएनओ का ये इनिशिएटिव है कि हम विश्व स्तर पे एक ट्रीटी बनाएं और सारे देश उसके मेंबर बने,
तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि साइबर अपराध में कमी आएगी और साइबर अपराधी जो जहाँ है उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस को कामयाबी मिलेगी और इस पे लगाम लगेगा। मतलब साइबर अपराधी कितना भी चालाक हो, कितना हाईटेक हो जाए, लेकिन अगर ये सारी शक्तियां एक साथ आ जाएंगी तो वो बच नहीं पाएगा, ये तो तय है। बिल्कुल मेरा मानना है कि 100% साइबर अपराधी 100% पकड़े जाएंगे अगर पुलिस को उस तरह का संसाधन मिले, उस तरह की ट्रेनिंग मिले, उस तरह का सपोर्ट मिले लीगल। 100%, 99.99% भी नहीं, 100% अपराधी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी करते हैं तो कोई ना कोई सबूत छोड़ते हैं। नो और डाउट, उस सबूत को कहाँ से इकट्ठा करना है, ये पुलिस को बस इतना आना चाहिए, बदमाश पकड़ा जाएगा। जब तक पुलिस ये नहीं सीख रही है तब तक आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे इस पूरे शो में देश से लेके विदेश तक और घर से लेके बाजार तक हमने इतने क्राइम के तरीके बताए हैं, और उन सारे क्राइम में लगभग 99% आपकी जो असावधानी है उसने ही आपको शिकार बनाया है। सबसे बड़ी बात क्या पकड़ने की बात तो ये है कि ये जो साइबर अपराधी है ना, ये कम है, इसलिए आपका नंबर देर से आ रहा है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो आपका नंबर जल्दी आएगा और सब लोग जाएंगे। ये सब लोग जाएंगे क्यों, उसके पीछे भी एक तर्क है। बेसिकली हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, और हमारे गांव घर का जो अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी जो फ़ोन यूज़ करता है वो मल्टीमीडिया फ़ोन है, और ये मल्टीमीडिया फ़ोन आपकी सारी जानकारी यहाँ से वहाँ करता है। जैसा कि अभी हमारे गेस्ट ये बता रहे थे कि जब इनकी संस्था रिसर्च करती है तो वो ये देखते हैं कि कैसे आपकी जो चीज़ आपके हाथ में, आपके बेडरूम में है, वो उसका कंट्रोल किसी और के पास है। समय कम होने की वजह से हमने उन चीज़ों पे बात नहीं की, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कई बार लोग अपने बेडरूम में अपनी प्राइवेट ज़िंदगी जी रहे होते हैं और उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता कि घर में तो सिर्फ टीवी लगी है, और उस टीवी से वो टीवी भी ऑफ है, प्लगिंग नहीं है, उसके बाद भी वो ऑपरेट हो रही है। तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। हम बहुत जल्दी इसका एपिसोड 2 लेकर के भी आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस साइबर का अपराधी जो है वो आपके ही घर के लोगों को ट्रेंड कर रहा है, आपके ही घर के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और आपके ही घर में सेध लगा रहा है। तो आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ।